चैप्टर हमारा चल रहा था यहाँ पर फिजिकल असेसमेंट का। आज हम कल का हमने इंट्रोडक्शन देखा था और पीटर्न के बारे में समझा था और इसका पर्पस देखा था कि क्या क्या पर्पस हो सकता है। आज हम देखेंगे हेल्थ हिस्ट्री के बारे में। हेल्थ हिस्ट्री का पर्पस क्या है, उसके बाद समझेंगे फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ हिस्ट्री, फैक्टर अफेक्टिंग द कलेक्शन ऑफ डाटा, है ना, और फेवरेबल कंडीशन फॉर द डाटा कलेक्शन एंड फॉर्मेट ऑफ द हेल्थ हिस्ट्री। क्या क्या इसका फॉर्मेट होता है, कौन कौन से डाटा कलेक्शन का हमारा कंडीशन होता है, पर्पस क्या है इसका, वो सब चीज़ के बारे में हम समझने वाले हैं। अर्लियर लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, पर्पस समझा था और पैटर्न वगैरह क्लियर हो गए थे हमारे। आज हम आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा है हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री क्या होता है, टू गैदर सब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम द क्लाइंट। क्लाइंट होता है, उससे हमको सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करना, सब्जेक्टिव डाटा लेना उससे, है ना, उसका डाटा के बारे में पूछना, उसका क्या सिम्टम हो रहा है, कब से डिसीज है ना, वो सारी चीज़ें जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और उससे हम ओरली पूछ रहे हैं, वर्बली फिर आपको क्या प्रॉब्लम है ना, जैसे उसने बताया मुझे बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नोसिया वॉमिटिंग हो रहा है ना, तो ये चीज़ें आपको कब से हो रही है, कितने दिन से हो रही है, वो सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना, उसका सब्जेक्टिव डाटा लेना क्लाइंट से। पर्पस ऑफ हिस्ट्री, पर्पस ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन, क्या इसका पर्पस हो सकता है। तो फर्स्ट वन हमारा है गैदर सब्जेक्टिव डाटा। गैदर सब्जेक्टिव डाटा क्या हो रहा है इसमें, पेशेंट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है उसके डिसीज से रिलेटेड डाटा आपको कलेक्ट करना, है ना, टू डेवलप नर्सिंग डायग्नोसिस। दूसरा पर्पस क्या हो सकता है, नर्सिंग डायग्नोसिस को डेवलप करने में, डेवलप डायग्नोसिस, ठीक है। उसके बाद प्रमोटिंग हेल्थ, सॉरी, टू हेल्थ प्लान एक्शन। जो आप हेल्थ प्लान बना रहे हो उसमें आपका क्या एक्शन होना चाहिए इसके लिए, टू, क्या है, टू हेल्थ प्लान एक्शन, हेल्थ प्लान एक्शन। फर्दर आप उसमें एक्शन प्लान बना रहे हो पेशेंट के लिए, भाई आप उसको क्या क्या मेडिसिन दे सकते हो, उसके प्लानिंग कर रहे हो, तो उसमें आ जाता है आपका प्रमोटिंग हेल्थ, प्रिवेंटिंग डिसीज, क्या हेल्थ को प्रमोट करना और डिसीज को प्रिवेंट करना, प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिसीज। और एलिवेटिंग एक्यूट प्रॉब्लम, जो उसकी एक्यूट प्रॉब्लम है उसको कम करना, उसको एलिवेट करना। मिनिमाइजिंग क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम, जो उसकी क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम है, ऑलरेडी उसको प्रॉब्लम है, उसको मिनिमाइज करना, उसको कम करना। क्रोनिक प्रॉब्लम कब होती है बताओ, क्रोनिक हम कब बोलेंगे कि जो हेल्थ प्रॉब्लम है क्रोनिक स्टेज पर आ गई है। हम्म, नहीं पता है, 15 दिन से यदि ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारी किसमें, क्रोनिक स्टेज में आ जाती है। 15 दिन से पहले पहले हमको कोई भी डिसीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो हमारी किसमें आ जाती है, एक्यूट में, ठीक है। तो डिसीज कंडीशन यदि वो 15 डेज से मोर है, 2 मंथ से हो गई, 3 मंथ से हो गई, 4 मंथ, जैसे डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गया, है ना, डायबिटीज़ वगैरह एक ही है, ब्लड प्रेशर हो गया, अर्थराइटिस हो गया, तो ये आ जाती है क्रोनिक डिसीज में, ये प्रोलॉन्ग टाइम से, लंबे समय से। फिर फोर्थ हमारा पॉइंट यहाँ पर, टू मीट क्लाइंट एक्सपेक्टेशन फॉर द हेल्थ, जो हमारा पेशेंट उसकी हेल्थ एक्सपेक्टेशन है वो भी उसकी मीट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसको हेल्थ एक्सपेक्टेशन मिलना चाहिए। टू कंपेयर क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस विद द ऑप्टिमम हेल्थ, कंपेयर करना है यहाँ पर हमको, हेल्थ का जो स्टेटस है पेशेंट का वो मैक्सिमम लेवल तक उसका अच्छा हो, हेल्दी स्टेटस उसका हो, ऑप्टिमम लेवल तक उसका नॉर्मल जो है बना रहे, नॉर्मल लेवल पर उसकी हेल्थ की स्टेटस बनी रहे। फिर अगला हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, उसका कलेक्शन का क्या पर्पस है, वो वाला पॉइंट अभी हम यहाँ पर देखेंगे। अभी हमने क्या देखा यहाँ पर, पर्पस ऑफ
अभी हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, अभी हमने इसका पर्पस देखा था। अब कौन कौन से फैक्टर है जो हमको अफेक्ट कर रहे हैं डाटा कलेक्ट करने में, यहाँ तक समझ आया? चाहिए रहने स्टॉप करना। फैक्टर अफेक्टिंग द कलेक्शन ऑफ डाटा, कौन कौन से फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी कारक है जो हमको डाटा कलेक्ट करने में। तो फर्स्ट हमारा फिजिकल सेटिंग, फिजिकल सेटिंग पेशेंट का कैसा है ना, पेशेंट कॉन्शियस है नहीं है, अनकॉन्शियस है, उसका मेंटल स्टेटस लेवल कितना है, बहुत सारी चीज़ें भी मैटर करती है हमको डाटा कलेक्ट करने में। डाटा कलेक्ट करना मतलब उसका हेल्थ का हिस्ट्री लेना, भाई कैसे हुआ, कब हुआ, है ना, क्या खाया था, क्या पिया था, कब से हो रहा है, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती, हिस्ट्री कलेक्शन में, डाटा कलेक्शन में। तो उसका फिजिकल लेवल कैसा है, कॉन्शियस है नहीं है, ज़्यादा इंजरी हुई है, क्या हुआ है ना, बोल पा रहा है नहीं बोल पा रहा है, तो फिजिकल सेटिंग भी हमको देखना होता है। फिर क्लाइंट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, जो आपका पेशेंट है क्लाइंट, उसका पर्सनालिटी कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है ना, किस तरीके की उसकी पर्सनालिटी है, बिहेवियर कैसा है, वो भी जज करना होता है। कम्युनिकेशन स्किल, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है बात करने का, आपका कैसा है ना, आपका भी अच्छा होगा उसका भी अच्छा होगा, तभी वो शेयर कर पाएगा। अब छोटे से बच्चे से पूछोगे तो वो प्रॉपर तरीके से तो नहीं बता पाएगा ना, कि बता पाएगा 1 साल का 2 साल का बच्चा कि भाई उसको क्या हुआ है ना, तो उसके मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम, और भी कोई अदर रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी आपको फिजिकल डाटा कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। नर्सेस पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, नर्सेस का पर्सनालिटी कैसा है, नर्स का बिहेवियर कैसा है, किस टाइप का उसका, अच्छे से बात कर रही है क्लाइंट से, पोलाइटली बात कर रही है, क्या कर रहे हो तुम, क्लाइंट से प्रॉपर तरीके से बात कर रही है ना, या रूडली बिहेव कर रही है, उसका बिहेवियर कैसा है, किस टाइप का, उसका नेगेटिव पर्सनालिटी पॉजिटिव है। तो बात करने का तरीका होता है ना, आप उससे पूछोगे चल बता रहे तेरे को क्या हुआ, तो बताएगा क्या, उसकी जगह अच्छे से पहले इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना के प्यार से पूछोगे तो बताएगा भाई कैसे हुआ क्या हुआ, है ना। कोई भी जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं तो तब तक आप अच्छे से नहीं पूछोगे तो नहीं बताएगा। नर्सेस नॉलेज एंड स्किल, नर्स जो है आप उनका नॉलेज क्या है, आप जैसे नर्स हो तो आपका कितना नॉलेज है, आपकी स्किल कितना है, किस तरीके से आप बात कर रहे हो क्लाइंट के साथ, तो अच्छे तरीके से बात करोगे, स्किल अच्छा होगा तो वो आपको प्रॉपर तरीके से समझाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा हेडिंग है फेवरेबल कंडीशन फॉर द कलेक्टिंग डाटा, डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सा होना चाहिए उसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट हमारा सबसे पहले तो क्या चाहिए आपको, रिलैक्स इन्वायरमेंट चाहिए, है ना। ऐसे इन्वायरमेंट में आप पेशेंट से डाटा नहीं पूछ सकते हो जिधर डीजे बज रहे, गाना चल रहा है ना, ट्रक हॉर्न का आ रहा है, इन्वायरमेंट बाहर का ट्रेन का हॉर्न आ रहा है ना, तो ज़्यादा लोग शोर शराबा कर रहे हैं। पहले आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, है, रिलैक्स इन्वायरमेंट चाहिए। शुड बी प्रोवाइडेड एग्जाम्पल, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू क्लाइंट विथ बिस हिम, पहले अपने आप को आपको इंट्रोड्यूस करना है क्लाइंट के सामने, है ना, कि भाई मैं एक आपका जो भी नाम है, मैं इधर नर्स हूँ और मैं अभी आपको इस शिफ्ट में देखने वाली हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझसे बता सकते हो, है ना। उसके बाद है कॉल क्लाइंट विथ हिज नेम, उसका क्या नाम है उससे आपको उसको बुलाना चाहिए, है ना, उसका जो भी नाम है। ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये पेशेंट वो पेशेंट ये वो करके, है ना, तो आपको उसका जो प्रॉपर नाम है उससे आपको उसको प्रोनाउंस करना है, उससे आपको उसको बुलाना है। मेंटेन आई टू आई कांटेक्ट वाइल
कम्युनिकेटिंग, जब आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको उसका और आपका आई कांटेक्ट भी होना चाहिए। सिट कंफर्टेबली बाय मेंटेनिंग ए डिस्टेंस, कंफर्टेबल आपको बैठना है, कंफर्टेबल सिट करना है, और प्रॉपर आपको डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। ठीक है, मेल है फीमेल है उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पेक्ट से प्रॉपर तरीके से आपको डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट प्रोवाइड रूम टेम्परेचर नॉइस फ्री इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, प्रोवाइड रूम होना चाहिए, रूम मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, नॉइस फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, ज़्यादा शोर शराबा वगैरह नहीं होना चाहिए, आपका इन्वायरमेंट नॉर्मल होना चाहिए। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, एग्जाम्पल क्लाइंट विथ एक्यूट प्रॉब्लम, है ना, जो उसका प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। फर्स्ट कौन सा, एक्यूट प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट सिम्टम एसोसिएटेड विद डिफिकल्टीज। एक्यूट में क्या क्या आ जाता है, उसका प्रॉब्लम जो प्रेजेंट में कौन कौन से सिस्टम है उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। डेवलप प्रेजेंट सिम्टम, जैसे प्रेजेंट में उसको क्या हो रहा है ना, पहले से उसको डायबिटीज है, शुगर, हाइपरटेंशन, वो बात एक अलग है, पर अभी उसको प्रेजेंट में क्या क्या सिम्टम है, उसने बताया भी मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे फीवर हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो इससे जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना है उसका, सिम्टम एंड एसोसिएटेड डिफिकल्टीज, उससे उसको क्या प्रॉब्लम हो रही, क्या डिफिकल्टीज हो रही, उसके बारे में। हेल्दी क्लाइंट कम फॉर रूटीन, सेकंड पॉइंट है हेल्दी क्लाइंट कम फॉर रूटीन मेडिकल चेकअप, इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड फॉर taking preventive measure, maintain and promote of health, identifying need for immunization, eye and dental care, etc. यदि आपके पास पेशेंट आ रहा है रूटीन चेकअप वगैरह के लिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है जो कि किससे रिलेटेड होना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर, जैसे कि उसका प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करना, आइडेंटिफाई नीड ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड आई एंड डेंटल केयर, आई केयर हो गया, डेंटल केयर हो गया, उसका इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल वगैरह, इम्यूनाइजेशन कब हुआ है, क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें रूटीन केयर में हमारा आ जाता है। क्लाइंट के हेल्थ से रिलेटेड जो भी हेल्थ को प्रमोट करना और आइडेंटिफाई करना उसकी नीड को, जैसे कि इम्यूनाइजेशन हो गया, आई एंड डेंटल केयर, ये सारी चीज़ें भी रूटीन चेकअप में आपको उसका सब कुछ चेक करना है। फिर नर्स मस्ट हैव अप टू डेट नॉलेज एंड स्किल, स्पेशली कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल एक्टिव लिसनर, रीस्टेट, पिन पॉइंट, कन्फ्रंट, क्लेरिफाई, एम्बिग्यूटी। ठीक है, इसमें आपका जो नर्स है उसको स्किलफुल होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, स्पेशली इन कम्युनिकेशन में, है ना, एक्टिव लिसनर होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सुनना चाहिए, जो भी क्लाइंट बता रहे हैं उसको एक्टिव तरीके से, अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना चाहिए। रीस्टेट, पिन पॉइंट, रीस्टेट फिर से आप एक बार वापस से सुन सकते हो, वापस से पूछ सकते हो, जो उसका मेन पिन पॉइंट है उसको आपको नोट करना चाहिए, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। कन्फ्रंट, कन्फ्रंट होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, जो भी चीज़ आप ले रहे हो क्लियर एंड वे में, ब्रेविटी वे में होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आपका बात होना चाहिए, है ना। नर्सेस पर्सनालिटी बिहेवियर, नर्स शुड बिहेव प्रोफेशनली विथ क्लाइंट, सी वीडियोस चालू किया था ना, ठीक, क्या देख रहे थे हम, नर्स शुड बिहेव प्रोफेशनली विथ क्लाइंट, she should have empathetic approach, always treat client as human being regardless of his personality and behavior. क्लाइंट, नर्स का जो पर्सनालिटी है वो प्रोफेशनली होना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से हमको क्लाइंट को ट्रीट करना चाहिए, एम्पैथिक अप्रोच से, है ना, आपको एम्पैथेटिक और उसको प्रोफेशनली पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, ऑलवेज ट्रीट क्लाइंट विद द ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ हिज पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, उसके पर्सनालिटी और उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमको उसको पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए, है ना। ऐसे कोई छोटा पेशेंट है तो हमको उस तरीके से बात करना पड़ेगा,
कोई थोड़ा ज़्यादा एजेड है, कोई थोड़ा अच्छा समझ रखता है, तो हम उसको उस तरीके से पूछ सकते हैं। कोई जैसे गांव से उसका नॉलेज स्किल कम है, तो हमको उसके लेवल के हिसाब से उससे पूछना पड़ेगा कि भाई आपको क्या हुआ है। या आप उससे इंग्लिश में नहीं पूछ सकते कि भाई आपको क्या साइन सिम्टम हो रहे हैं, है ना, तो वो समझेगा कि नहीं भाई साइन सिम्टम क्या होता है। तो आपको उससे पूछना पड़ेगा कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो रही, क्या तकलीफ है ना। तो वो मराठी में पूछोगे, अच्छे से पूछोगे तो उसको समझ आएगा, है ना। तो आपका स्टैंडर्ड को पेशेंट का जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको पूछना है। फिर हमारा फॉर्मेट के बारे में समझेंगे, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और फिर इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारा फॉर्मेट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। फर्स्ट हमारा बायोग्राफिक डाटा, चीफ कंप्लेंट, देन बायोग्राफिक डाटा, चीफ कंप्लेंट, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस, फोर्थ पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, क्या है, ऑक्यूपेशनल एंड फिर क्या है, साइकोसोशल हिस्ट्री। रिव्यू ऑफ सिस्टम्स। इसका एक पूरा फॉर्मेट रहता है ना। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाओगे तो पूरा एक फॉर्मेट होता है प्रिंट आउट, और आपको ये सारी चीज़ें अभी हॉस्पिटल जाओगे या नहीं भी जा रहे हो, कल आपको पूरा बना के लाना है, एक पूरा फॉर्मेट, है ना। ब्लैंक A4 साइज के पेज पर या आपकी नोटबुक में, उसमें मैं एक सैंपल भेज दूंगा, वैसा बनाना है सबको। और फिर मैं सिखाऊंगा उसको कैसे कैसे आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना है ना, कौन से पेशेंट का। ये सब कुछ आपको बना के लेके आना है कल। हाँ, कल परसों जब भी आओगे इधर, इसमें बुक में भी दिया हुआ है, बुक में भी पढ़ोगे। पेज नंबर हमारा 362, 360, हाँ 63 पर भी है, 62 पर भी है। पूरा उसका फॉर्मेट इस तरीके से, इसको पूरा पहले आज समझा देता हूँ, घर जाके एक बार और उसको अच्छे से पढ़ना, और एक पूरा फॉर्मेट बना के लेके आना। किसी पेशेंट हॉस्पिटल में देखा होगा ना, तो इसकी कॉपी पेस्ट मत करना, उसके हिसाब से थोड़ा सा बना करके लेके आना, फिर कल और आगे का समझाएंगे। फर्स्ट हमारा बायोग्राफिकल डाटा। द डाटा इज कलेक्टेड एज सुन एज नर्स एनकाउंटर द क्लाइंट फर्स्ट टाइम। इट इंक्लूड नेम, एज, जेंडर, बेड नंबर, बर्थ, मेडिकल डायग्नोसिस, सर्जरी इफ परफॉर्म, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फैमिली एंड कॉन्टेक्ट पर्सन। क्या क्या आएगा उसका, बायोग्राफी, जैसे नाम से क्लियर है, बायोग्राफी उसका पूरा आपको कलेक्ट करना है।
इसमें आएगा आपका डाटा कलेक्टेड एज सून एज नर्स एनकाउंटर द क्लाइंट फर्स्ट। जो नर्स फर्स्ट टाइम एनकाउंटर होती है, फर्स्ट टाइम हमारे पेशेंट से क्लाइंट से मिलती है, तब उसको कौन कौन सी चीज़ों का डाटा कलेक्ट करना है। सबसे पहले उसका एज क्या है पेशेंट का, एक फॉर्मेट बनाओगे आप, उसमें उसका एज लिखोगे, जेंडर मेल है फीमेल है, सेक्स कौन सा है, बेड नंबर कितने नंबर बेड पर आपका पेशेंट है, आईसीयू में है, वार्ड में है, क्या है, वो सब आपको मेंशन करना है। मेडिकल डायग्नोसिस है ना, उसको डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस भी आपको लिखना है। सर्जरी परफॉर्म, यदि सर्जरी हुई है तो कौन सी सर्जरी हुई है, कब हुई है, कौन से डॉक्टर ने करी है, वो सब आपको डिटेल लिखना है। रिलीजन, कौन से रिलीजन का है वो भी लिखना है। एजुकेशन, उसका एजुकेशन क्या हुआ है, आपके क्लाइंट है आपका जो पेशेंट, उसका एजुकेशन क्या है। ऑक्यूपेशन, क्या करता है, जॉब करता है, हाउस वाइफ है, हस्बैंड है ना, जो भी है बिजनेस वगैरह कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करना है। किसान है, बेरोजगार है, स्टूडेंट है, वो सब। फैमिली एंड कॉन्टैक्ट पर्सन, उसकी फैमिली के बारे में भी आपको मेंशन करना है। फैमिली में कितने मेंबर है, मैरिड है, अनमैरिड है, मैरिड है तो कितने मेंबर है, कितने बच्चे हैं, लड़की कितनी, लड़का कितना है, वो सब चीज़ें मेंशन करना है। पिच वाले पेज पे उसका फॉर्मेट दिया है, वो समझ लेंगे। फिर आ जाता है हमारा चीफ कंप्लेंट है ना। चीफ कंप्लेंट उसका क्या है, इट इज द ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ क्लाइंट प्रॉब्लम फॉर विच क्लाइंट सीक मेडिकल केयर। इट शुड बी रिटन इन द क्लाइंट स्टेटमेंट। इन केस ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम आस्क क्लाइंट टू इंडिकेट द प्रायोरिटी ऑफ चीफ कंप्लेंट। ये हमने उसका उसने हमने पूछा कि भाई आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कंप्लेंट हो रही है, तो उसने एक टाइम पर 5-7 प्रॉब्लम बताई। अब वो 5-7 में से हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, प्राथमिकता देना पड़ेगा कि भाई इसकी जो मेन कंप्लेंट है, चीफ कंप्लेंट है, वो कौन सी है ना। उसने कहा मुझे वॉमिटिंग हो रहा है भाई, लूज मोशन है ना, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है ना, और डिहाइड्रेशन है, चक्कर आ रहे हैं। तो हमको वहाँ पर देखना होगा कि भाई सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो कौन सी है ना। इसको यदि ट्रीट नहीं किया 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में, पेशेंट का कंडीशन और ख़राब हो सकता है। तो वो 4-5 कंप्लेंट में से 2 हमको एक चीफ कंप्लेंट निकालना है और उसको हमको ट्रीटमेंट करना है पहले। जैसे उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले हमको ब्लीडिंग को स्टॉप करना पड़ेगा, हम उसके लिए इंजेक्शन दे सकते हैं। एंटीबायोटिक ऐसा हम बाद में दे सकते हैं ना, तो फटाक से हमको ड्रेसिंग करना पड़ेगा और ब्लीडिंग को रोकने वाला इंजेक्शन देना पड़ेगा। या उसने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले हमको पेन किलर देना पड़ेगा। फिर उसने कहा भाई बाद में मुझे थोड़ा बहुत उल्टी हो रहा है, वीकनेस लग रही है, नोजिया हो रहा है, तो उसका हम थोड़ा बाद में दे सकते हैं। तो पहले हमको उसका चीफ कंप्लेंट क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, वो हमको फाइंड आउट करना है। वो होता है हमारा चीफ कंप्लेंट। क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ जनरल वीकनेस फ्रॉम वन from one mouth, cough from beak and fever from 2 days, headache today, headache 1 day चीफ कंप्लेंट है ना, एक्स पेशेंट है मतलब हेडेक एक्स 1 day चीफ कंप्लेंट क्या हो गया उसका, फीवर 2 days से है, कफ 14 days से, जनरल वीकनेस है 3 days से। अवॉइड यूजिंग मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी का हमको यूज़ नहीं करना है ना। जो भी हमारी चीफ कंप्लेंट है उसको हमको क्लियर जो भाषा है उसमें हमको लिखना है। जैसे ब्रेडिकार्डिया, तो ये हो गया हमारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है ना। ऐसे हमारे माइल्जिया, मसल्स पेन है तो हम बोलते हैं माइल्जिया, तो हमको वैसा नहीं लिखना है, मेडिकल टर्म को यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल लिखना है आपको कि मसल्स पेन सिंस 7 days 5 days, ऐसा करके आपको मेंशन करना है। जैसे इधर लिखा है कफ फ्रॉम 14 days है ना, फीवर फ्रॉम 2 days है ना। फीवर की जगह हमको हाइपोथर्मिया नहीं लिखना है, फीवर लिखना है वहाँ पर। हाइपोथर्मिया का मीनिंग फीवर होता है, पर वो मेडिकल टर्म है, तो वो नॉर्मल पर्सन को या स्टूडेंट को ही देखेगा तो उनको फाइल में समझ नहीं आता है। तो हमको मेडिकल टर्म को अवॉइड करना है। जैसे हमने हेडेक लिखा है ना, तो हेडेक हमारा नॉर्मल सबको पता है हेडेक क्या होता है। इसकी जगह हम इसको हेडेक को क्या बोलते हैं, अच्छा कुछ टर्म मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम यूज़ करेंगे तो उसको अदर व्यक्ति को समझ नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमको पहले क्या करना है, इसमें हमको 4-5 पेशेंट ने प्रॉब्लम बताया तो उसका मेन सिम्टम क्या है जो हमको पहले ट्रीट करना है, जो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हमको चीफ कंप्लेंट बनाना है और फिर उसको हमको ट्रीट करना है। और जो भी हम मेंशन कर रहे हैं फाइल में कि भाई इस पर ये कंप्लेंट है, वो हमको मेडिकल टर्म को अवॉइड करके नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है, सिंपल में। फिर हिस्ट्री रिलेटेड टू प्रेजेंट इलनेस, उसकी जो प्रेजेंट इलनेस है उससे रिलेटेड क्या क्या हिस्ट्री है वो मेंशन करना है।
It include the expansion of chip complaint, elaborate the present chip complaint in chronological order. It should include location, equality, quantity, chronology, setting, actuation, and relieving factor associated symptom effect on sleep daily activity. उसकी जो प्रेजेंट इलनेस है उससे रिलेटेड क्या क्या हिस्ट्री है वो हमको कलेक्ट करना है। इसमें क्या आएगा, एक्सपांसन ऑफ द चिप कंप्लेंट। हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारी चिप कंप्लेंट थी उसको और एक्सपांस कर रहे हैं, उसको हम और एलोबरेट कर रहे हैं, मतलब उसको हम अच्छी तरीके से सर्च कर रहे हैं, है ना। प्रेजेंट चिप कंप्लेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको भाई पहले से कुछ क्रोनिक डिसीज तो नहीं है ना। तो वो चीज़ें भी हम देख रहे हैं। इट शुड इंक्लूड लोकेशन, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्रोनोलॉजिकल सेटिंग, एग्जैगरेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर। उसका क्वांटिटी क्या है, क्या कितना क्वांटिटी में हो रहा है ना। जैसे एक पेन मेजरमेंट स्कोर आता है तो उसका एक फॉर्मेट रहता है, एक से लेकर के उसमें हमारा 10 तक नंबर लिख दिया होता है। तो कौन से लेवल का हमको पेन हो रहा है वो भी हमको उसका इंटेंसिटी ऑब्जर्व करके वहाँ पर टिक करना होता है, किसको 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 है, 4 है, उस पर इमोजी बने हुए होते हैं और वहाँ पर लिखा भी रहता है हॉरिबल पेन है और किस तरीके का आपका इरिटेटिंग पेन है ना, सीवियर पेन है, मॉडरेट है, माइल्ड है। तो ऐसे ही आपको उसका इंटेंसिटी भी आपको क्वांटिटी असिस्ट करना है, क्वालिटी असिस्ट करना है, और रिलीविंग फैक्टर वगैरह, सिम्टम इफेक्ट ऑन स्लीप डेली एक्टिविटी, जो सिम्टम स्लीप वगैरह को उनको और डेली एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं वो वाले सिम्टम्स भी उसमें हमको इंक्लूड करना है। उसके बाद लोकेशन, लोकेशन और क्वालिटी, क्वांटिटी, क्रोनोलॉजी, लोकेशन, क्वांटिटी, क्वालिटी और क्या है, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी फिर हम्म, ये सारी चीज़ें हमको इसमें देखना है। फर्स्ट है हमारे यहाँ पर लोकेशन, किस लोकेशन पर है, इन विच एरिया ऑफ हेड एक ऑक्यूर है ना। उसको हेड एक हो रहा है तो किस जगह पे हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है, इधर आइस की तरफ हो रहा है, इधर पीछे हो रहा है, इधर हो रहा है या फ्रंट में हो रहा है, कुछ उसको इंजरी हुई है, एक्सीडेंटल वुंड हुआ है, तो भाई किस जगह पे हुआ है, हेड में या हाथ में हुआ है। तो ऐसा नहीं लिख सकते कि हाथ पे उसके वुंड हो गया, इंजरी हो गई है। हाथ पे प्रॉपर किस जगह पर है, हेड पर भी है तो फ्रंटल वन में है, ऑसिपिटल में है, पैराइटल में है ना, किसमें है आपको वो भी मेंशन करना है प्रॉपर तरीके से। लोकेशन, क्वांटिटी सॉरी क्वालिटी, वेदर द ऑनसेट ऑफ सडन और ग्रेजुअल है ना, सडन और ग्रेजुअल है वो भी आपको क्वालिटी भी वहाँ पर। ऑनसेट ऑफ सडन मतलब अभी अभी हुआ है, ग्रेजुअल मतलब इतना ज़्यादा नहीं है ना, बोलते हैं ना स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हो सकता है इंक्रीज हो रहा, या सडन ऑनसेट ऑफ इंजुरी, ऐसा ही अचानक से कोई इंजुरी हो गई तो हम बोल देते हैं भाई अचानक कोई चलते चलते गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो सडन ऑनसेट ऑफ इंजुरी है ना पर्टिकुलर रीजन पर। या फिर कोई ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, लॉन्ग टाइम का कोई बॉन्ड है तो वो अलग उसमें आ जाता है, सडन ऑनसेट में अलग आ जाता है। तो ये सब देखते हैं क्वालिटी में। Whether the pen is slaving, dull, troubling, aching, aching spell, intermittent or continuous, continuous है ना। अभी जो पेन है वो किस तरीके का हमारा, स्लेविंग है, डल है, थ्रोपिंग है ना, एक्टिंग है, और पेन इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब रुक रुक करके हो रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता है पेन, कभी अचानक से होने लगता है, कभी एकदम बहुत ज़्यादा होता है जिससे कि एकदम जैसे हम बोलते हैं फिर कड़ा कड़ा एकदम रेडिएटिंग पेन हो रहा है ना। उसका डल है ना, डल मतलब थोड़ा थोड़ा होता है, स्लेबिंग कभी कभी एकदम स्लेबिंग पेन होने लगता है, तो ये उसका क्वालिटी कैसा है वो भी हमको मेंशन करना है। फिर उसके बाद है क्वांटिटी, quantity, degree of fever, severity of pain using 1 to 100 pain scale।
एक हमारा स्केल आता है 1 से उसमें 10 तक स्कोरिंग रहता है ना, उसका हमको यूज़ करना ही भाई कितना लेवल तक का इसको पेन है। और दूसरी चीज़ क्या है, डिग्री ऑफ फीवर, हाँ फीवर है तो कितना डिग्री का उसको टेम्परेचर है, 102 है, 103 है, 104 है, कितना डिग्री उसको टेम्परेचर है वो भी आपको मेजर करना है। फिर क्रोनोलॉजी में देखेंगे व्हेन दिस सिम्टम स्टार्ट, हाउ फ्रीक्वेंटली दे ऑक्यूर, यदि वो सिम्टम हो रहा है उसको तो कितना फ्रीक्वेंटली वो, कितनी बार वो चीज़ें हो रही है, जैसे वॉमिटिंग हो रहा है तो उसका कितना एपिसोड हुआ है, डॉक्टर लिखता है कि भाई वॉमिटिंग एपिसोड ऑफ 4 to 5 इन 24 आवर या 1 डे, है ना, वो सारी चीज़ें भी आपको, जैसे लूज मोशन हुआ हम पूछते हैं भाई एक दिन में कितनी बार हुआ, 10 बार, 5 बार, 4 बार, तो वो एपिसोड भी हमको वहाँ पर उसका लिखना पड़ता है। फिर सेटिंग, where were you when symptom appear, example home, hospital, job, etc. Ask about associated factor, example stress, dust, smoking, inhalation, toxic fume, फैक्टर विच कॉज सिम्टम, है ना। अभी आप सेटिंग में पूछ सकते हो भाई आपको ये कहाँ पर हुआ, घर पे हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, या रोड साइड चल रहे तो उधर हुआ, है ना, पर्टिकुलर किस सिटिंग में किस लोकेशन पर हुआ, ये जॉब के टाइम पर हुआ। आस्क एसोसिएटेड फैक्टर, एग्जांपल जैसे स्ट्रेस, रस, स्मोकिंग, इसके साथ और कोई फैक्टर तो नहीं है ना, जैसे उसको भाई ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, उसको दम लग रहा है, अस्थमा हो गया, है ना, तो ये क्यों कंडीशन में क्यों हुआ, इसको भाई पहले से कोई स्मोकिंग तो नहीं करता है, कोई सिगरेट तो नहीं पीता है, बीड़ी तो नहीं पीता है, वो सारी चीज़ें आपको जानकारी ले लेना है। उसको लीवर का कोई प्रॉब्लम हुआ है, किडनी का, तो भाई पहले से अल्कोहल तो नहीं लेता है, कोई कैंसर वगैरह, ये ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तंबाकू तो नहीं खाता है, गुटखा तो नहीं खाता है। एसोसिएटेड फैक्टर क्या है वो भी आपको ले लेना है, कोई टॉक्सिक वगैरह इनहेल तो नहीं किया है, किसी को दम लगने लगा तो कोई टॉक्सिक वगैरह गैसेस वगैरह कॉन्टेक्ट में तो नहीं आया है ना, वो सब भी आपको एसोसिएटेड उसको जानकारी पूरी लेना है, और किस जगह पे हुआ है वो आपको फाइल में मेंशन करना होता है, कि एट होम, एट जॉब, है ना, एट रोड साइड, जैसे हम लिखते हैं भाई पर्सन इज वॉकिंग रोड साइड एंड अननोन व्हीकल एक्सीडेंट ऑन हिट देम, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं भाई इसको अननोन व्हीकल आया और पेशेंट को हिट करके चला गया, एक्सीडेंट करके चला गया, तो वो हमको पर्टिकुलर मेंशन करना होता है। बाद में कुछ उसका लीगल वगैरह केस हो तो हमको एग्जैक्ट जगह और वो सब पूछना होता है। हाँ, जनरली डॉक्टर भी करते हैं और हमको भी करना होता है, हमको भी पता होना चाहिए। फिर आ जाता है रिलीविंग फैक्टर, हाउ द सिम्टम सबसाइड, एग्जाम्पल डूइंग मेडिटेटिंग, टेकिंग रेस्ट, ईटिंग होम रेमेडीज, मेडिकेशन। रिलीविंग फैक्टर में हम ये जो सिम्टम है उसको कैसे कम कर सकते हैं, एग्जाम्पल मेडिकेशन दे सकते हैं, रेस्ट वगैरह ले सकता है, ईटिंग होम रेमेडीज, घर पे कुछ रेमेडीज या मेडिकेशन भी ले सकते हैं, कैसे उनको हम सिम्टम को कम कर सकते हैं वो चीज़ें भी हमको उसमें मेंशन करना है। पास्ट हिस्ट्री में it is the collecting regarding clients previous experience with any disease surgery, it is the overall assessment of client health prior illness, पहले से उसको कोई मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है वो भी लेना है। पास्ट हिस्ट्री में क्या आ जाती, प्रेजेंट हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री। प्रेजेंट में आप क्या देखते हो कि भाई अभी उसको क्या क्या हिस्ट्री है, क्या क्या इसकी कंप्लेंट है ना, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट में भी क्या क्या आ जाती है, मेडिकल और सर्जिकल, मेडिकल और सर्जिकल। सर्जिकल पास्ट में आ जाती है, पहले कोई उसकी सर्जरी तो नहीं हुई है, सर्जिकल और मेडिकल। पास्ट में क्या पूछोगे भाई आपका पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई है ना, इससे पहले आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है तो कौन सी हुई है ना, और पहले से आपको कोई डिसीज तो नहीं है, जैसे कि अर्थराइटिस हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, है ना, HIV एड्स हो गया, तो पहले से आपको कोई डिसीज तो नहीं है ना, संक्रमण कोई डिसीज तो नहीं है ना। और प्रेजेंट में पूछोगे कि अभी आपको मेडिकल हिस्ट्री क्या है, अभी आपको क्या हो रहा है ना, सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई, सर्जिकल ज़्यादातर हमारी फास्ट में आती है, पर प्रेजेंट में मेडिकल ही आती है। मेडिकल आप पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हो तो कौन सी ले रहे हो, कितने mg का ले रहे हो, है ना, वो सब भी आपको
पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करना है। पहले से किसी मेडिसिन से, कोई फूड से, किसी से एलर्जी तो नहीं है, बीटाडाइन से ना, और कोई जो भी मेडिसिन वगैरह आती है किसी सोप से, केमिकल से, आपको पहले से पॉल्यूशन से एलर्जी तो नहीं है। एलर्जी के बारे में भी पूछना है, पार्टिकुलर किसी मेडिसिन को लेकर एलर्जी तो नहीं है ना, नहीं तो हमने पूछा नहीं और हो सकता है उसको किसी मेडिसिन से एलर्जी हो और हमने वो मेडिसिन दे दी तो उसको पूरा एलर्जिक रिएक्शन हो गया, उसका बॉडी को भी और इंटरनल भी उसको एलर्जी हो गई, तो वो भी हमको पूछना है। मेडिकल डिसीज़ का मैंने बता ही दिया, पहले से कोई डिसीज़ तो नहीं है। सर्जरी में कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, वो भी पूछना है। ट्रामा इंजरी में कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, वो सब देखना है आपको। एब्डोमिनल ट्रामा, बर्न हो गया, ब्लंट हो गया, पेनिट्रेटिंग इंजरी, अल्टर्ड कॉन्शियस लेवल ना, फ्रैक्चर, एब्डोमिनल ट्रामा, पेट पर कोई इंजरी तो नहीं हुई है, ट्रामा तो नहीं है, कोई बर्न तो नहीं है। ब्लंट इंजरी मतलब हमने मारपीट की, पर ऊपर से तो उसको इंजरी नहीं है, पर अंदर उसको इंजरी हो गई, अंदर मसल्स वगैरह टीयर हो गई है ना, मारपीट करना। पेनिट्रेटिंग इंजरी, पेनिट्रेटिंग मतलब उसको हमारी जो स्किन है उसको फाड़ के चीर के अंदर घुस जाना, जैसे कि किसी ने हमको गोली मारा या चाकू मारा तो स्किन को कट करके अंदर चला गया, उसको पेनिट्रेट कर दिया, तो वह जाता है हमारी पेनिट्रेटेड इंजरी के अंदर। अल्टर्ड कॉन्शियस लेवल, उसका कॉन्शियस लेवल तो अल्टर्ड नहीं है, वो सारी सेंसोरियम अल्टर्ड तो नहीं, वो भी चेक करना। हॉस्पिटलाइजेशन में collecting information whether client ever admitted in hospital, if yes by and how, पहले से collected information whether client ever admitted in hospital, if yes बाय एंड हाउ, हाँ पहले से पेशेंट वगैरह कुछ एडमिट तो नहीं है हॉस्पिटल में, उसके बारे में उसको हॉस्पिटल का लेना। यदि वो बोलता है यस तो फिर हमको पूछना है कि बाय एंड हाउ लॉन्ग, आप क्यों एडमिट थे और कितने समय तक एडमिट थे, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्या हुआ था, ये सब। फिर हम देखेंगे चाइल्डहुड डिसीज एंड इम्यूनाइजेशन। चाइल्डहुड में पहले से उसको कोई डिसीज तो नहीं हुआ। इम्यूनाइजेशन मतलब उसने पहले से प्रॉपर टीकाकरण वगैरह हुआ कि नहीं हुआ उसका, पोलियो वगैरह वो सब लिया कि नहीं, टिटनेस हो गया, डिप्थेरिया हो गया, बीसीजी क्या क्या लगते हैं हमारे को, पोलियो की वैक्सीन वो उसको लगी है या नहीं लगी, वो भी आपको पूछना है ना। हेपेटाइटिस, डिप्थेरिया, मम्स, रूबेला, मीजल्स, पोलियो एक्सेट्रा। फिर ऑब्स्टेट्रिक्स हिस्ट्री, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, एबनॉर्मलिटीज, मोड ऑफ डिलीवरी, पोस्टमार्टम हेमरेज। यदि आपका फीमेल पेशेंट है और गायनिक का पेशेंट है स्पेशली, तो आपको क्या करना है, उसका ऑब्स्टेट्रिक भी हिस्ट्री लेना है, गायनिक की हिस्ट्री कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, है ना, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कितने बच्चे हैं, कोई एबोर्शन वगैरह तो नहीं कराया, कराया तो कितना एबोर्शन हुआ है, एबोर्शन समझते हो ना, हाँ एबोर्शन वगैरह कराया तो एबोर्शन भी। मोड ऑफ डिलीवरी कैसा था, नॉर्मल डिलीवरी थी, सर्जिकल डिलीवरी थी या पोस्टमार्टम केयर, ये सब हमको उसका हिस्ट्री लेना है। व्हेन लास्ट टाइम क्लाइंट अंडरगोन फॉर इन्वेस्टिगेशन, लास्ट टाइम आपने इन्वेस्टिगेशन कब कराया था उसके बारे में भी आपको पूछना है। फिर कल हम पढ़ेंगे फैमिली हिस्ट्री के बारे में, है ना, उसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने बच्चे हैं, मेल कितने, फीमेल कितने, एज कितना है, मैरिड है तो, अनमैरिड है तो फिर अकेले ही होगा, है ना, फिर मम्मी पापा के वगैरह बारे में लिखेंगे, तो ये सब हमको पूछना है। फैमिली उसकी कैसी है, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, ठीक है। आज के लिए इतने ही, बाकी कल के लेक्चर में समझेंगे।